हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की और इलेक्ट्रॉनों की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने देखा था। इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो उसी चीज में आज हम लोग बात करेंगे कि थॉमसन ने कैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का रेशियो जो था वो डिसाइड किया था, E/m का रेशियो कैसे निकाला था। तो इसके लिए थॉमसन ने जो है वो एक कूलिज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें इन्होंने एक कैथोड ट्यूब बनाई। इस तरह से एक कैथोड ट्यूब बनाई जिसमें इन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को इन्होंने इसमें एस्टैब्लिश किया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें लगाया और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड भी लगाई। देखो यहाँ पे एक छोटा सा पतला सा सर्कुलर जो है वो कैथोड लगाया और इसके साथ एक बड़ा सा एनोड लगाया। इस तरह से इसको इन्होंने जोड़ा किससे, एनोड से, जबकि ये जो था वो क्या था, कैथोड था। यहाँ पे इन्होंने फ्लोरोसेंट मटेरियल की स्क्रीन लगाई, ये स्क्रीन लगाई यहाँ पे, और देखा क्या, देखो यहाँ पे इन्होंने दो प्लेट्स लगाई। एक जो था वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहा था, जबकि एक इन्होंने इसमें मैग्नेट भी लगाया। क्या लगाया, मैग्नेट इसके अंदर रखा, ताकि जो निकलने वाली कैथोड रेज हैं, ये कैथोड रेज इस मैग्नेट से होकर के पास कर सके। तो अभी इन्होंने क्या देखा कि इनसे निकलने वाली जो रेज हैं, जो कैथोड किरणें जाती हैं, वो इस परफोरेटेड एनोड से होते हुए पहले तो सीधे जाती हैं, लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से गुजरती हैं तो ये तीन पार्ट में डेविएटेड हो जाती हैं। इनके तीन पथ हो जाते हैं, एक ए, दूसरा बी और तीसरा क्या, सी। इससे इन्होंने क्या चीज बताया, इनका कहने का मतलब क्या था, तो जान लो कि ये एक्सपेरिमेंट जो था वो 1897 में किया गया। तो दिस एक्सपेरिमेंट is carried by Sir J.J. Thomson। ये एक्सपेरिमेंट जो था वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया। कब किया गया, इन 1897 में। तो क्या कहा जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने कहा कि कैथोड रेज को अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से पास कराया जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है, ऐसी कंडीशन में ये अपने पथ से डेविएटेड हो जाती हैं। अगर मान लो कि ये पॉजिटिव प्लेट है और नीचे वाला क्या है, नेगेटिव प्लेट है, तो ऐसी कंडीशन में अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर लिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहां जाते हैं, पॉइंट ए पर। कब, when only electric field is applied, जब केवल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है, तो ऐसी कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएटेड होते हैं और स्क्रीन पर पॉइंट ए पे जाकर के शाइन करते हैं। लेकिन अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर दिया जाए, क्या किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर दिया जाए और क्या किया जाए, when only magnetic field is applied, जब केवल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पॉइंट बी पर आते हैं। फिर थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट किया कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड हो वो इक्वल हो जाए, और जब दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो पॉइंट सी पर आए। तो सी की कंडीशन क्या क्रिएट होती है, कैसे क्रिएट होती है कि व्हेन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, when magnetic and electric field are in balance, जब ये क्या होते हैं, बैलेंस में होते हैं, तो इससे there is no deviations in the path of cathode rays, कैथोड रेज के पथ में कोई भी डेविएशंस नहीं होता है।
तो इस चीज से क्या वो कंक्लूजन निकलता है कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि हम लोग एक बैलेंस मोड में अप्लाइड करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये चार्ज भी बैलेंस हो जाता है और ये स्ट्रेट लाइन में चले जाते हैं। तो इसी के आधार पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने E बाई m का कैलकुलेशन किया, यानी चार्ज और मास का एक रेशियो निकाला। तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, थॉमसन calculated the ratio between E and M of an electron and found that क्या चीज, E by M that is equal to 1.7588820 into 10 to the power 11 कूलम्ब पर किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम मास पे जो चार्ज आ रहा था वो कितना आ रहा था, 1.7588820 into 10 power 11 कूलम्ब। तो ये जो E by M का रेशियो था, ये एक फिक्स रेशियो था, यानी जो थॉमसन ने डिफरेंट गैसेस को भर करके जो कैथोड रेज के बारे में एनालिसिस किया, तो उन सभी के लिए E by M का जो रेशियो था वो कैसा रहा, फिक्स रहा। तो E by M रेशियो फॉर द पार्टिकल इन द कैथोड रेज वाज फाउंड टू बी सेम फॉर, किसके लिए, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ गैसेस। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितनी भी कैथोड रेज होती हैं उनका E by M का जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स होगा, वो उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, उनके नेचर से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो क्या कंक्लूजन निकला, हम लोग क्या लिखे, कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन निकला इस एक्सपेरिमेंट का, क्या कंक्लूजन निकला कि द E by M ratio for the particles in the cathode rays जो कैथोड रेज के अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनके लिए E by M का जो रेशियो है वो कैसा मिला था, was found to be same irrespective of the nature of cathode or the nature of gas taken in discharge tube, किसके अंदर दिया गया था, ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस ली जाए उसके नेचर से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या ट्यूब के अंदर जो कैथोड लगाया जाए तो उस कैथोड का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इट मींस क्या चीज कि द इलेक्ट्रॉन आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स of all atoms। इससे क्या रिजल्ट निकला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सभी प्रकार के एटम्स के लिए। तो रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज क्लियर हो गई कि सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड लगाने पर ट्यूब के अंदर किसी भी चीज का इलेक्ट्रोड लगाया जाए इस बात से कोई मतलब नहीं है, कोई भी गैस भरी जाए इस बात से भी कोई मतलब नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए E by M जो होगा वो कितने के बराबर होगा, that will be equal to 1.7588
20 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और यही वो चीज थी जिसके द्वारा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा इस चीज को कैलकुलेट किया गया। तो कैसे कैलकुलेट किया गया, देखो अगली चीज को हम लोग देखेंगे कि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, कितना चार्ज होता है, कैसे इस बात का पता लगाया गया। तो जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था उसने तो ये बता दिया कि E/m का ये रेशियो होता है, लेकिन पर्टिकुलर E की वैल्यू कितनी होती है इस बारे में कोई चीज की जानकारी नहीं थी। तो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे होता है उसको डिटरमिन किया R.A. मिलिकन ने 1909 में। चार्ज on an electron was determined by R.A. Millikan, determined by R.A. Millikan in 1909 by ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। किसके द्वारा ये डिसाइड हुआ, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है इस चीज को आर ए मिलिकन ने 1909 में डिस्कवर किया। 1909 में इसको जो है वो डिटरमिन किया, किसके द्वारा, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि एक पतली पतली चैम्बर्ड बनाई गई और जिसके अंदर ऑयल को स्प्रे किया गया एटमाइजर के द्वारा। एटमाइजर के द्वारा जो है वो ऑयल को स्प्रे किया गया। कैसे देखते हैं, देखो इस तरह से ऐसे एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बनाया गया और इसमें दो लेयर्स बनाई गई। इस तरह से ये दो लेयर्स बनाई गई। अभी क्या हुआ कि इसके अंदर एक पतली सी शीट लगाई गई या होल बना दिया गया सीट के अंदर यहाँ पे, और एक यहाँ पे बना दिया गया इस तरह से यहाँ पे। अभी इसमें क्या किया गया, इसके अंदर जो है वो एक एटमाइजर लगाया गया। एटमाइजर क्या होता है, जिसके द्वारा हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। तो ये एटमाइजर लगाया गया, इसके अंदर यहाँ पे ऑयल भर दिया गया इस तरह से ऐसे ऑयल, और यहाँ पे एक पंप लगा हुआ था जिस पंप को दबाने से इसमें से लिक्विड जो होंगे वो स्प्रे आउट होते थे। ये लिक्विड ऐसे स्प्रे आउट होते थे, इस तरह से पंप के द्वारा यहाँ पे स्प्रे किया गया, ये स्प्रे किया गया। तो क्या देखा गया, इसमें देखा गया कि जो ऑयल ड्रॉपलेट्स होती हैं उनको एक स्मॉल होल्स के थ्रू इसके अंदर डाल दिया जाता है। किसके अंदर, दो चार्ज प्लेट के बीच में। ये प्लेट्स जो हैं वो कैसी हैं, चार्ज्ड हैं। चार्ज्ड प्लेट्स के बीच में इन ऑयल्स को डाल दिया जाता है, किसके थ्रू, स्प्रे के थ्रू। अभी क्या होता है, जो मोशन होगा ड्रॉपलेट्स का उसको ऑब्जर्व करते हैं। जो यहां से ये ड्रॉपलेट्स आएंगी इनको हम लोग, मिलिकन ने क्या किया, इनको यहाँ पे टेलीस्कोप के द्वारा ऑब्जर्व किया। ये टेलीस्कोप के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया कि इनके जो ड्रॉपलेट्स के आने का मोशन है वो कैसा है। तो देखा गया कि जो स्पेस है चार्ज प्लेट्स के अंदर उसको एक्स रेज अगर हम लोग पास कराते हैं तो वो एक्स रेज भी जो है वो उसके अंदर जाते ही डिफ्लेक्टेड होता है। तो एक्स रेज जो है कैसे डिफ्लेक्टेड होगा, क्योंकि जैसे ही एक्स रेज इनके अंदर पहुंचता है तो वो एयर के मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करना शुरू कर देता है। तो इस चीज को हम लोग नोट कर लें एक पॉइंट डाल करके कि द ऑयल ड्रॉप मेथड is carried by Millikan. In this method, a spray
of oil droplets, spray of oil droplets is produced by an atomizer. स्प्रे जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स के द्वारा प्रोड्यूस कराया जाता है किसी भी ऑयल एटमाइजर के द्वारा, यानी एक एटमाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑयल ड्रॉपलेट्स इंटर द ऑयल ड्रॉपलेट्स इंटर द apparatus and apparatus through a small hole, एक स्मॉल होल के द्वारा इसके अंदर इंटर होता है एंड अलाउड टू फॉल इन बिटवीन टू चार्ज्ड प्लेट्स। इसको क्या किया जाता है, दो स्मॉल होल्स के द्वारा, दो चार्ज प्लेट के बीच में स्मॉल होल्स के द्वारा इसको नीचे गिरने दिया जाता है। तो मोशन ऑफ द ड्रॉपलेट्स इज ऑब्जर्व, द मोशन ऑफ ड्रॉपलेट्स आर ऑब्जर्व। जो मोशन है इन ड्रॉपलेट्स का इसको ऑब्जर्व किया गया और देखा गया। क्या चीज देखा गया कि जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। द ऑयल ड्रॉपलेट्स बिकम्स negatively charged, जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है वो कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। देन इट passes through an electric field, फिर इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया गया। फिर इसको क्या किया गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया जाता है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया जाता है तो ऐसी कंडीशन में इसकी स्पीड के आधार पर इसका मॉस जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। और जब मिलिकन ने देखा कि जो चार्ज है सभी ड्रॉपलेट्स के ऊपर, जितनी भी ड्रॉपलेट्स इसके अंदर स्प्रे होकर के आई, उनको टेलीस्कोप से जब ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि जो चार्ज आ रहा है, जो चार्ज इस जो है वो ड्रॉपलेट्स के ऊपर आ रहा है, इस चार्ज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों के चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम दिस मेथड it is found that the charge on an electron is 1.6022 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब क्या चीजें मिल गई, E मिल गया कितना, 1.6022 into 10 to the power minus 19 कूलम। E by M मिल गया कितना, 1.758820 into 10 to the power 11 कूलम पर किलोग्राम। ये दो चीजें मिल गई। तो अब क्या कैलकुलेट किया जा सकता है, मॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है मॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखो, नाउ मॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड। एक इलेक्ट्रॉन का मॉस कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे, m इक्वल टू हो जाएगा कितना, E अपॉन E बाई m। E अपॉन E बाई m। तो
E कितना है 1.6022 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम अपॉन E बाई m कितना है 1.758820 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी, और ये खाली कूलम है। इतना है। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हमें क्या मिल जाता है, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट मिलता है 9.94 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। 9.1094 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। दैट कैन ऑल्सो बी रिटन क्या चीज कि 9.1094 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो मॉस होता है वो किलोग्राम में कितना होगा 9.1094 इंटू 10 पावर -31 किलोग्राम, जबकि ग्राम में इसको हम लिख सकते हैं 9.1094 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। इसी चीज को हम लोग राउंड फिगर में 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी या 9.1 इंटू 10 पावर -28 ग्राम लिखते हैं, जो कि बहुत ही छोटा मॉस होता है। और ये इतना छोटा होता है कि किसी भी एटम के अंदर इस मॉस को नेग्लेक्टेड कर दिया जाता है, नेग्लेबल मान लिया जाता है। इसीलिए जब हम लोग एटम्स के एटॉमिक मॉस को कैलकुलेट करते हैं तो देयर इज नो यूज ऑफ द मॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए वहां पे इलेक्ट्रॉनों के मॉस का कोई यूज नहीं होता है। जब भी हम किसी भी एटम का एटॉमिक मॉस डिसाइड करते हैं तो ना तो वहां पे हमको इलेक्ट्रॉनों का मॉस लेना होता है और ना ही हम इलेक्ट्रॉनों के मॉस को कैलकुलेट करते हैं। तो जो मॉस होगा एटम का वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के मॉस के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो ये इतनी चीजें जो थी वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में थी। अब क्या हम इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन कर सकते हैं बढ़िया से? तो बिल्कुल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को डिफाइन। कैसे? An electron is a fundamental particle of atom carrying one unit negative charge and having mass nearly equal to the 1/1837 of the mass of one hydrogen atom। इस चीज को हम लोग अब डिसाइड कर सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट डेफिनेशन आएगी क्या कि an electron is a fundamental particle of all atoms having one unit negative charge। तो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 power -19 कूलम। दैट इज नोन एज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। याद रखना कि इससे ज्यादा या इससे कम जो भी चार्जेस होंगे वो 1.6 into 10 power -19 कूलम के मल्टीपल होंगे। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी चार्ज जो है वो 3.2 into 10 power -19, 4.8 into 10 power -19 हो सकता है। कोई भी चार्ज हो सकता है, लेकिन कोई भी चार्ज जो है वो 3.67 into 10 power -19 कूलम नहीं हो सकता है। तो जितने भी चार्ज होंगे वो सब क्या होंगे 1.6 into 10 power -19 कूलम के बराबर होंगे। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। इसी के बराबर होंगे या फिर इसके मल्टीपल होंगे। कोई भी ऐसा चार्ज नहीं होगा कि जो है इसके मल्टीपल ना हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी एटम के अंदर जो चार्ज डिसाइडिंग पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जब भी होंगे तो एक निर्धारित संख्या में, एक इंटीग्रल नंबर में होंगे। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, 100 होगा। लेकिन कभी नहीं ऐसा आएगा कि किसी एटम के अंदर 1.5 इलेक्ट्रॉन है, किसी के अंदर 1.6 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और इसलिए जब भी चार्ज आएगा, मान लो एक एटम के अंदर
2 इलेक्ट्रॉन है तो दे विल कॉन्स्टिट्यूट 3.2 into 10 power minus 19 कूलम चार्ज। अगर 3 है तो 4.8 into 10 power minus 19 कूलम। कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन है सर तो 1.5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका चार्ज कुछ और हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। तो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इन इंटीग्रल नंबर, तो ऐसी कंडीशन में जब इंटीग्रल नंबर होगा तो चार्ज जो होगा वो 1.6 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड रिलेटेड एज 2 इक्वल टू Ne। इसी को कहते हैं वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू कितना, q अपॉन e। E is the charge on one electron, charge on one electron। और आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, क्लास 10th की फिजिक्स में पढ़ा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Q इक्वल टू कितना 1 कूलम, 1 कूलम, और E इक्वल टू कितना 1.66 into 10 power minus 19। हमें निकालना क्या है, n की वैल्यू, तो n इक्वल टू कितना Q by E, दैट इज इक्वल टू कितना 1 upon 1.6 into 10 power minus 19, यानी 1 into 10 power 19 upon कितना 1.6, दैट कैन बी रिटन एज 10 into 10 power 19 upon कितना 16। क्या इसको लिख सकते हैं 100 into 10 power 18 upon 16, so that is equal to 6.25 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन मिल करके एक कूलम चार्ज जो है वो कंस्टिट्यूट करते हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यानी इतने इलेक्ट्रॉनों को अगर 1.6 into 10 power minus 19 से मल्टीप्लाई करें तो जो चार्ज आएगा वो कितना होगा, 1 कूलम चार्ज होगा। कितना होगा, 1 कूलम चार्ज होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की, और वो कितनी है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। इससे नीचे का चार्ज पॉसिबल नहीं है, आगे जो होगा वो इसी का मल्टीपल होगा। तो क्या लिखा हम लोगों ने, कि an electron is a fundamental particles of all atom having 1 unit negative charge। 1 unit negative charge जो होता है वो 1.6 into 10 power minus 19 कूलम के बराबर होता है, and have mass equal to 1 upon 18 to 37 of mass of 1 हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम के 1/1837वें भाग के बराबर का मास होता है। तो इतनी चीजें आप लोग क्लियर रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे क्या कि एनोड रेज क्या होती हैं। एनोड रेज किसे कहते हैं। थॉमसन्स के बाद ये बात क्लियर हो गई कि एटम जो है वो बना हुआ है किससे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन अगर डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। सवाल ये था कि अगर एटम न्यूट्रल होता है तो या तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक ऐसा पार्टिकल तो होगा जिसपे इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बराबर ही चार्ज होगा, लेकिन अपोजिट होगा, यानी वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। इस चीज की धारणा बनते ही जैसे ही ये एज्यूम्शंस आया, गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। गोल्डस्टीन ने क्या किया, गोल्डस्टीन ने फिर से डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, और इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन गैस भर दी और लगाया क्या, कैथोड लगाया, और क्या लगाया, एनोड लगाया, और इसको हाई वोल्टेज से जोड़ दिया। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वैक्यूम पंप लगाया, तो हाई वोल्टेज से जब जोड़ा इसको इस तरह से, तो ये क्या था, एनोड था, जबकि ये क्या चीज थी, कैथोड थी, कैथोड था। तो अभी इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि कुछ रेज जो हैं वो एनोड की तरफ से निकलती हैं और ये कैथोड के तरफ चली जाती हैं और इसके पीछे यहाँ पे आ जाती है। गोल्डस्टीन ने इनका नाम दिया, क्या नाम दिया,
इनका नाम दिया एनोड रेज। क्या नाम कहा इनको? एनोड रेज या इन्हीं को कैनाल रेज भी कहा गया। एनोड रेज या कैनाल रेज, एनोड रेज या इसी को क्या कहा गया? कैनाल रेज। तो गोल्डस्टीन के इस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड ने बड़ी तेजी से कंसीडर किया और फिर वो पड़ गया इसके पीछे और इसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करने लगे। तो जब प्रॉपर्टीज की स्टडी हुई तो क्या क्या प्रॉपर्टीज निकला इसके अंदर, वह देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज और कैनाल रेज। किसी को क्या कहा गया? एनोड रेज कहा गया या कैनाल रेज कहा गया। इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? तो इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। मिटा लेते हैं इसको। सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज थी कि एनोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, इलेक्ट्रॉनों की तरह से। एनोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। एनोड रेज जो थी वो सीधी रेखा में चलती थी। एनोड रेज किस में चल रही थी? सीधी रेखा में। और एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। किससे बनी हुई थी ये? मटेरियल पार्टिकल से बनी हुई थी। कैसे पता चला? जैसे इलेक्ट्रॉनों के अंदर एक एक्सल और व्हील रख करके देखा गया और देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जब उससे टकराता है तो एक्सल और व्हील क्या करती है? रोटेट करना शुरू कर देती है। उसी तरह से इसको भी करके देखा गया और देखा गया कि एनोड रेज जो है वो भी एक्सल और व्हील को क्या करती हैं? रोटेट कर देती हैं। इससे पता चलता है कि ये मटेरियल पार्टिकल से बना हुआ है जिसका कुछ मॉस होगा। दूसरी चीज कि एनोड रेज कैन बी डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या देखा गया कि इनको जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। इट डेविएटेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट when passed into इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास कराया गया तो ये किधर की तरफ मुड़ी? नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ी। इसका मतलब कि these rays are positive in nature। ये कैसी थी? नेचर में पॉजिटिव थी। कितनी चीजें क्लियर हो गई? अगला जो प्रॉपर्टी देखा गया कि जब इनको क्या किया गया? मैग्नेटिक फील्ड में से पास कराया गया तो डायरेक्शन जो था इनके मूव करने का वो परपेंडिकुलर था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस की। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर कोई भी रेस तभी जाती है जब वो पॉजिटिव नेचर की होती है। फिर चार्ज से मास का जो रेशियो था पार्टिकल्स का, एनोड रेज का, वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा था। यानी E/m of anode rays depends on the nature of gas। E/m का जो रेशियो था वो गैस के नेचर पर डिपेंड करता था। यानी डिफरेंट गैस के लिए जो E/m का रेशियो होता था वो डिफरेंट होता था। इलेक्ट्रॉनों की तरह से नहीं था कि जैसे इलेक्ट्रॉनों का जो नेचर था वो था वैसा नहीं था बिल्कुल भी। तो इस तरह से E/m जो था दैट इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। ये गैस के नेचर पे डिपेंड करता था जिस गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में ली गई है।
तो ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन it is found that anode rays have the charge 1.6022 into 10 to the power minus 19 कूलम पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉनों पे जितना चार्ज होता था उतना ही चार्ज प्रोटॉनों पे पाया गया, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज था। यानी इलेक्ट्रॉनों पे जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज होगा, लेकिन कैसा होगा? पॉजिटिव। तो जो प्रोटॉनों के ऊपर चार्ज था वो इलेक्ट्रॉनों के चार्ज का इक्वल बट अपोजिट था। कितना था? इक्वल था, लेकिन कैसा था? अपोजिट था। दूसरी चीज कि किसी भी प्रोटॉन का जो मॉस निकाला गया, मॉस ऑफ ए प्रोटॉन, देखो ये सारी चीजें आप लोग 9th में पढ़ चुके हो। जो मॉस निकाला गया दैट इज 1.673 into 10 to the power minus 24 ग्राम। कितना था? 1.673 into 10 power minus 24 ग्राम। या इसी को हम लिख सकते हैं 1.673 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। इतना जो था वो मॉस था प्रोटॉन का। तो अब इस तरह से प्रोटॉन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्या चीज, कैसे डिफाइन करें? ए प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल particle of atom carrying one unit positive charge, and having mass nearly equal to the mass of an atom of hydrogen। क्या देखा गया कि प्रोटॉन जो है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी एटम का, जिसके ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? 1.6022 into 10 power minus 19 कूलम पॉजिटिव चार्ज, और इसका मॉस जो होता है वो हाइड्रोजन के एक एटम के मॉस के लगभग बराबर होता है। तो ये था क्या? ये चीज थी क्या? ये किसी भी प्रोटॉन के लिए थी। और प्रोटॉनों की संख्या जो होगी, आगे हम लोग देखेंगे कि प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो हर एक गैस के अंदर, हर एक सब्सटेंस के अंदर डिफरेंट होती है। तो इतनी चीजें आप लोग फटाफट नोट करिए। हो गया? तो अब इसके बाद हम लोगों को देखना है, क्या चीज देखना है कि न्यूट्रॉनों की डिस्कवरी कैसे हुई। लेकिन उसके पहले जो हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट क्या थे, रदरफोर्ड ने कैसे अपना एक्सपेरिमेंट दिया, और उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी तो थॉमसन ने सबसे पहला अपना मॉडल दिया था। लेकिन थॉमसन के मॉडल को पढ़ने से पहले थोड़ी सी चीजें हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इन चीजों को नोट करिए और प्रिपेयर करिए।